सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज वो इंतजार खत्म हो चुका है और आज मैं तुम्हारे लेकर आ रहा हूं द इशू ऑफ शेयर्स पार्ट नंबर 1। सारे के सारे बेसिक्स, पूरी की पूरी थ्योरी। बेसिक्स का मतलब तुम जानते हो, मेरे बेसिक्स का मतलब थ्योरी होता है ना। ये मत समझना सर आज ही जनरल पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाऊंगा भाई। अगर तुम इस आशा से आए हो कि आते ही पहले लेक्चर में जिंदगी में पहली बार सेकंड बुक शुरू कर रहे हो और आते ही तुम जनरल एंट्री शुरू कर दो, तो भैया नहीं, कोई फायदा नहीं है। पहले आज हम आराम से करेंगे थ्योरी। और थ्योरी भी ये नहीं कि बिल्कुल जबरदस्त जो 10 मिनट में खत्म करवा दूंगा, ऐसी थ्योरी नहीं होगी। लगभग आधे घंटे का लेक्चर रहेगा और बहुत अच्छे से इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। समझाऊंगा तुम्हें कंपनी क्या कहानी होती है, कंपनी के अंदर शेयर्स क्या चीज होती है और उसकी हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, क्या कहानी रहती है, पूरी की पूरी आज आराम से सीखेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सीखेंगे कि सर ये शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर कितने प्रकार की शेयर कैपिटल होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पर थ्योरी के टॉपिक है सारे के सारे खत्म करेंगे। दो रीजन है, एक तो क्लास 12, दूसरा रीजन है सीयूटी। सीयूटी का पेपर उठा के देख लो एक बार पिछले साल का, तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि कितनी ज्यादा भर भर के इश्यू शेयर्स की थ्योरी पूछी जाती है। क्योंकि भाई अब क्या होता है ना, पहले तो था कि तुम्हें ज्यादा टाइम मिलते थे, अब तुम्हें टाइम कम मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ये दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या होती है। देखो, बिजनेस की ओनरशिप के बहुत सारे तरीके होते हैं। बिजनेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव है, आप रेगुलर बेस पे करते हो, ब्ला ब्ला करते हो। 11th क्लास बिजनेस है, तुम पढ़ के बिजनेस करने के तरीके भी 11th क्लास में तुम पढ़कर आए कि कोई सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, सिंगल ओनर कर ले, पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप कर ले, कंपनी अकाउंट्स हो सकती है, कंपनी हो सकती है। कंपनी क्या होती है एक बार रिवीजन देंगे। हमने 11th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ी थी वहां पे हमने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करी। 12th क्लास के अभी तक हमने 6 महीने में पार्टनरशिप खत्म करी है। अब हम शुरू करेंगे कंपनी। तो कंपनी होता क्या पहले जान लेते हैं। कंपनी बेसिकली एक फॉर्म है बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की, है ना। कि कंपनी क्या है, एक तरीके से बिजनेस को चलाने का एक तरीका है। कंपनी में होता क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कहता है कि एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या मेरे भाई, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, having separate legal entity with perpetual succession, और perpetual succession भी होता है एंड कॉमन सील। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने इसे आर्टिफिशियल पर्सन, तो सर आप बोलो ही मत इसको कुछ, आर्टिफिशियल फिर पर्सन भी बोल रहे हो। बेटा पर्सन इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसके पास वो हर अधिकार है जो एक पर्सन के पास होता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल है क्योंकि नेचुरल नहीं है, ये भगवान ने नहीं बनाया इसको, इसके अंदर सांस लेने की क्षमता नहीं होती है, सोच विचार करने की खुद की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए ये एक आर्टिफिशियल है। लेकिन पर्सन है क्योंकि इसके पास वो सब अधिकार है। कैसे अधिकार है सर, किसी प्रॉपर्टी को ओन करने के, किसी के खिलाफ केस लड़ने के, इसके खिलाफ कोई केस कर सकता है, तो ये सब अधिकार है। क्रिएटेड बाय लॉ कौन बनाता है, भगवान नहीं बनाता, लेकिन कौन बनाता है, कानून बनाता है। इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 बनाता है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट होती है। लीगल एंटिटी सेपरेट बोले तो ओनर्स और कंपनी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कोई अगर ओनर की लाइबिलिटी है या ओनर की कोई भी कहानी है तो ओनर भुगतेगा, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी है तो ओनर को उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी, लेकिन कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनीज तो भैया इनफाइनाइटली चलती ही रहेगी। क्या बोला मैंने, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, लोग जुड़े लोग निकले, लेकिन कंपनी नहीं रुकती है, कंपनी चलती रहती है। एंड विद कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है एक कॉमन सिग्नेचर होता है कि कंपनी जब एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए एक सिग्नेचर की जरूरत होगी। कॉमन सील का मतलब एक स्टैंप होती है और उस स्टैंप के ऊपर ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर चलते हैं। तो समझ आया कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ चुके हैं। क्या क्या थे, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग अलग मालिक और बिजनेस अलग है बिल्कुल, कंपनी अलग है बिल्कुल, परपेचुअल एक्जिस्टेंस चलती ही रहेगी, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर लीगल एंटिटी सेपरेट है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है, अगर लीगल एंटिटी सेपरेट है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि जो मालिक की लायबिलिटी है और जो कंपनी की लायबिलिटी है वो दोनों की अलग अलग है। कॉमन सील होती है, कॉमन स्टैंप होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसके बारे में थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। मैंने पता तुम्हें 2 शेयर खरीद रखे रिलायंस के, मतलब मैं मालिक तो हूं, है ना। अगर मैंने उसके शेयर खरीद रखे तो मालिक तो हूं, बट क्या मैं उनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं कि क्या होगा रिलायंस में, नहीं बता रहा। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या है, सेपरेट है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई टीचर्स तो 6 मार्कर यही पूछ लेते हैं भाई, है ना। बोर्ड में तो नहीं आता लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। 3 टाइप्स मेजर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
ओनरशिप के बेसिस पे तीन तरह की कंपनीज होती हैं। पहली है पब्लिक कंपनी, फिर है प्राइवेट कंपनी और फिर है वन पर्सन कंपनी, दैट इज ओपीसी। ठीक है, आराम से जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला पब्लिक कंपनी क्या होता है। देखो, पब्लिक कंपनी की कहानी अगर आप हल्का सा आपको बताऊं तो पब्लिक कंपनी ऐसी होती है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सर? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये अपने शेयर्स को जैसे मर्जी ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती नंबर ऑफ मेंबर, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं। तीसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इसके जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं। तो तीन तरीकों की रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होती और प्राइवेट पे तीनों रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करो तो प्राइवेट कंपनी जिसके ऊपर तीन रिस्ट्रिक्शंस हो बेटा, कौन कौन सी सर? पहली तो नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसकी जो हिस्सेदारी है वो ऐसे बिना पूछे ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। तीसरी पब्लिक को आपके शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं, पब्लिक इशू नहीं किया जा सकता है। और एक पब्लिक कंपनी क्या होती है जिसके ऊपर ये तीनों के तीनों रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। डेफिनेशन समझ आया? ओपीसी क्या है? वन पर्सन कंपनी होती है ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक ही बंदा होता है, दैट्स इट। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट 1, तो दैट इज वन पर्सन कंपनी और ये स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। और जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं मिनिमम मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7, प्राइवेट के अंदर 2 और ओपीसी के अंदर 1। मैक्सिमम की बात करें तो पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। प्राइवेट के अंदर 200 मैक्सिमम हो सकते हैं और इसके अंदर 1 ही मैक्सिमम हो सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने जरूरी है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने जरूरी है? कम से कम 3, 2, 1। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो आप शेयर्स के लिए? यही तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर तो एक ही बंदा है, काहे की पब्लिक को हिस्सेदारी बेचेगा भाई। कैन इनवाइट, कैन नॉट इनवाइट, कैन नॉट इनवाइट। ठीक है, फिर कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? सर बिल्कुल किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड होता है, कंप्लीटली मना नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है कि लॉक इन पीरियड होता है कि पहले 3 साल आप नहीं कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप विद इन द फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हो, विद इन द प्राइवेटली जो लिस्ट बनी हुई उन्हीं के कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, खुद एक ही ओनर खुद ही को ट्रांसफर थोड़ी करेगा। सफिक्स इन नेम, सफिक्स बोले तो कि क्या लगता है नाम के आगे? पब्लिक कंपनी से आगे लगता है लिमिटेड, जैसे रिलायंस लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड लगता है जो प्राइवेट लिमिटेड हो, तो जो प्राइवेट कंपनी है उनके नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लगता है, जो ओपीसी हो उनके आगे लगता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, रेजिंग कैपिटल रेज करनी है, आप कहां से कर सकते हो? सर आप कर सकते हो शेयर से, डिवेंचर से, डिपॉजिट से। पब्लिक से रेज कर सकते हो आप, पब्लिक से रेज ही नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। ओनर कौन होता है? ओनर कौन होता है? ये बेसिकली शेयर होल्डर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे रिलायंस के 2 शेयर मैंने खरीदे तो मैं भी रिलायंस का ओनर हूं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी, कुछ एक लोग जो प्राइवेटली ओन करते हैं, मैक्सिमम 200 ही। ये तो सिंगल बंदा ही है, सोल ओनरशिप ही होता है। फिर बात करते हैं एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस, बीपीएम प्राइवेट लिमिटेड, एनी स्मॉल स्टार्टअप, कुछ भी ओपीसी, आप अपनी मर्जी से लिख दो, राम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सॉर्टेड। समझ आया बेटा? जल्दी से बताओ, डिफरेंसेस क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ आया कि कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, पब्लिक की डेफिनेशन क्या है और प्राइवेट की डेफिनेशन क्या है। चलो जी, फिर देखते हैं सर ओपीसी के बारे में 2 बातें और ध्यान रखनी है। एक ओपीसी को, क्योंकि इसके बारे में ना सीयूईटी बहुत पसंद करता है इसका क्वेश्चन पूछना, ओपीसी के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहां पर कंपलसरी हो जाता है कन्वर्ट करना अगर तुम्हारी कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाए, कि पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड हो जाए 50 लाख से, या फिर तुम्हारा एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, ठीक है, तो पिछले साल का अगर तुम्हारा एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ पहुंच जाए, 2 करोड़ की सेल्स हो जाए, तो उससे ऊपर होते ही आपको क्या करना पड़ेगा? इसको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कंपल्सरीली। सॉर्टेड है कहानी। आइए देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, ये शेयर कैपिटल क्या होता है, ये शेयर्स क्या होता है, आराम से समझेंगे। देखो, एक कंपनी को चलने के लिए चाहिए पैसा, एक कंपनी को चलने के लिए चाहिए पैसा, है ना। दिस कंपनी नीड्स मनी। ये पैसा कहां से लाती है? सपोज इसको चाहिए बेटा, इसको सपोज चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है।
अब एक कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो लोगों से पैसा मांग सकती है, पब्लिक से पैसा मांग सकती है। हमने सीखा पब्लिक कंपनी के पास अधिकार है, तो वो क्या करती है, वो लोगों से पैसा मांगती है। अब वो लोगों से यूं तो कहेगी नहीं कि 1 करोड़ दे दो, कोई एक बंदा तो 1 करोड़ दे नहीं देगा, तो वो क्या करती है, 1 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है कि ये उसकी क्या है, बेसिकली 1 करोड़ क्या है, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन वो फुलफिल कैसे करती है, इस 1 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। सपोज मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये क्या कर देती है, स्मॉल डिनोमिनेशंस में बांट देती है ऑफ ₹1000 ईच। इसने हजार रुपए के स्मॉल डिनोमिनेशन बांट दिए, तो दिस इंप्लाइज 1000 इंटू 1000 करने पे कितना बना बेटा, 10 लाख बना, इंटू 10,000, तो 10,000 यूनिट्स, तो मैं कहूंगा कि 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹1000 ईच। अब हजार रुपए तो बंदा लगा ही सकता है, तो ये पब्लिक को ऑफर करेगी, कहेगी देखो मैंने क्या करा, अपनी टोटल कैपिटल को 1000 टुकड़ों में बांट दिया, सॉरी 10,000 टुकड़ों में बांट दिया, और सभी टुकड़ों की कीमत कितनी है मेरे पास बेटा, सभी टुकड़ों की कीमत कितनी है, 1000 रुपए ईच। जिसने पैसा लगाना है वो लाके हिस्सेदारी खरीद सकता है। अब ये बैठी है पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक क्या करेगी, यहां पर पब्लिक क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बदले इनको क्या मिलेगा, ओनरशिप। ध्यान से देखो क्या हुआ सर, कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी जाती है पब्लिक के पास, कंपनी कहती है मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हूँ। उसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 10,000 यूनिट्स ऑफ 1000 रुपए की उसने बनाई, और लोगों को बोला, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा, बदले में कंपनी ने अपनी उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। एज सिंपल एज दैट। अब सारी टर्म्स को देखते हैं। ये जो टोटल कैपिटल रेज करा कंपनी ने बाय द वे ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये कैपिटल को क्या करा कंपनी ने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। जिन छोटे टुकड़ों को आप क्या बोलते हो, शेयर बोलते हो। कंपनी ने कहा कि मेरे 1000 रुपए के 10,000 शेयर्स हैं, तो ये 10,000 शेयर्स क्या हुए बेटा, आपके 10,000 टुकड़े क्या हुए, आपके शेयर्स। और कैपिटल रेज्ड यूजिंग शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल, तो ये क्या हुई, शेयर कैपिटल। आई बात समझ। तो क्या शेयर कैपिटल की डेफिनेशन क्या हुई, कैपिटल रेज्ड यूजिंग इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल रेज की जाती है उसे आप क्या बोलते हो, शेयर कैपिटल। शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल डिनोमिनेशंस ऑफ शेयर कैपिटल आर नोन एज शेयर्स। जो छोटे छोटे टुकड़े बना दिए उसे आप क्या बोलते हो, शेयर्स बोलते हो। और ये लोगों ने जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, इन्हें क्या बोलते हो तुम, शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हो, शेयर होल्डर्स। द वंस हु हैव परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। इनको तुम क्या बोलोगे, शेयर होल्डर्स बोलोगे। तो तीनों टर्म समझ आई कि शेयर कैपिटल क्या होता है, सर शेयर्स क्या होता है, सर शेयर होल्डर क्या होते हैं। मैकेनिज्म समझ आया। कंपनी ये पैसा कैसे मांगती है, जैसे कंपनी को 1000 रुपए ईच चाहिए, तो कंपनी मांग सकती है तरीकों से। कंपनी को 1000 चाहिए, कंपनी को ₹1000 चाहिए, तो कंपनी कैन कॉल इन इंस्टॉलमेंट्स और लमसम। कंपनी क्या कर सकती है बेटा, कंपनी कह सकती है कि मुझे तुम ये लमसम में दे दो, मतलब एक साथ 1000 दे दो, या इंस्टॉलमेंट्स में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि कंपनी कहती है कि 1000 में से 500 रुपए तो मेरे को जब तुमने अप्लाई करा, एप्लीकेशन दी, तब दे दो, ठीक है। कंपनी कहती है कि 300 रुपए तब दे देना जब मैं तुम्हें अलॉट कर दूंगी, कि तुमसे एप्लीकेशन मांगी 500 दो, अब मैं देखूंगी मुझे अलॉट करना भी है कि नहीं। हो सकता है कि तुमने क्या कहते हैं 1000 लोगों ने अप्लाई करा, मेरे पास देने के लिए सिर्फ 400 ही शेयर है, तब मैं किसी को दूंगी किसी को नहीं दूंगी, तो जब मैं अलॉट करूंगी और पैसे मांग लूंगी, और बाकी मैं तुमसे कॉल कर लूंगी, जैसे फर्स्ट कॉल कर लिया, समझ गए। इसे आप क्या बोलते हो बेटा, इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी पैसा कैसे ले सकती है, इंस्टॉलमेंट में या फिर लमसम, ठीक है। ये सारे का सारा ₹1000 ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा आप एप्लीकेशन पे ही दे दो। जब सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ जाता है तो उसे आप बोलते हो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कलेक्टिवली बोलते हो कि ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है।
क्लियर है सारी कहानी अभी तक की? शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी शेयर का पैसा कैसे कैसे मांग सकती है, एक तो इंस्टॉलमेंट्स के तरीके से और दूसरा लमसम के तरीके से। ठीक है बेटा, आगे देखो, बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। मैंने तो पहले भी बताया कि शेयर्स क्या है, शेयर्स आर स्मॉल डिनोमिनेशंस ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। नेचर कैसी होती है शेयर्स की? शेयर्स की नेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शेयर्स की जो नेचर होती है वो क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी, कि इनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जैसे आपने देखा था ना कि जब पार्टनरशिप है तो वहां पे एक नया पार्टनर आना चाहता है या पुराना जाना चाहता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे पार्टनर्स को अग्री, जैसे नया पार्टनर आना चाहता है तो सभी का कंसेंट होना चाहिए, कोई जाना चाहता है तो उसको नोटिस देकर ही जाना पड़ेगा, तो दोनों चीजें जरूरी थी ना। ऐसा शेयर की नेचर नहीं होती। अब मुझे रिलायंस के 4 शेयर बेचने हैं तो मैं अंबानी साहब से परमिशन नहीं मांगूंगा। मुझे 2 शेयर खरीदने हैं तो मैं नहीं अंबानी को फोन करूंगा, ले लूंगा, नहीं, मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आई समझ बात? ठीक है, तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो। अगली चीज आती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो बेटा आपके पास आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, या मैं इसे बोलता हूं नॉमिनल कैपिटल, या मैं इसे बोलता हूं रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड। इसका मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। जो अपनी लाइफ टाइम में कंपनी मैक्सिमम रेज कर सकती है उसे क्या बोलते हो आप, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हो। ऑथराइज्ड क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पे आता है मेरे पास इशूड कैपिटल। दूसरे नंबर पे क्या आता है मेरे पास, इशूड कैपिटल, कि हम मेरे पास ना मैक्सिमम कंपनी रेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम 10 लाख रुपए, लेकिन फिलहाल कंपनी शेयर्स इशू करती है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख के। तो मतलब कंपनी ने जितने इशू करा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट हैज बीन इशूड। जो क्या करा है कंपनी ने, इशू कर दिया है जिसमें से, तो दैट इज माई इशूड कैपिटल। सर उसके बाद आता है आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद आता है आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है सर? मैक्सिमम 10 लाख इशू कर सकती थी कंपनी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि मैक्सिमम 10 लाख ही इशू कर सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल आपने इशू करा उसमें से रुपए 4 लाख ही। अब अगर कंपनी ने 4 लाख इशू करा तो पब्लिक के ऊपर कोई पनिशमेंट थोड़ी है कि 4 लाख के देने ही पड़ेंगे, नहीं है ना। तो सब्सक्राइब का मतलब होता है पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल का वो पार्ट दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, तुमने 4 लाख मांगे लेकिन लोगों ने अभी तक तुम्हें दिया कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही। 3 लाख के लिए सब्सक्राइब करा, दिया भी नहीं, सब्सक्राइब करा कि हाँ इतना हम दे देंगे, इतने के लिए अप्लाई कर दिया। भाई बात समझ, ये तीनों पार्ट्स क्लियर है। सब्सक्राइब के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आता है बेटा, कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने अभी आपको सिखाया था कि कंपनी ना सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती, इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है। कि मान लो कंपनी ने अभी इंस्टॉलमेंट्स मांगी है, जैसे कि कंपनी के मैं कहता हूं तुम्हारे पास 3 लाख रुपए है ना, रुपीज 3 लाख डिवाइडेड है इन 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 1000 ईच। ये 1000 रुपए के 300 शेयर्स है, सपोज करो, ठीक है, 1000 रुपए के 300 शेयर्स है, 1000 रुपए के 300 शेयर्स। तो कंपनी ने तो सारा पैसा मांगा ही ना, कंपनी ने सपोज अभी तक सिर्फ 500 रुपए पर शेयर ही मांग रखा है। ठीक है, तो कंपनी हैज कॉल्ड 700, सपोज 700 पर शेयर, 700 पर शेयर ही मांग रखा है। तो कितना आ जाएगा, हम कहेंगे 7 × 3 तो 2,10,000 क्या हो जाएगी मेरी,
कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट हैज बीन कॉल्ड बाय कंपनी। क्या है बेटा ये? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कॉल्ड अप बाय कंपनी, जितना उसमें से कंपनी ने मांग रखा है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास पेड अप कैपिटल। फिर आता है मेरे पास पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब है कि चल कंपनी ने, देखो लोगों ने अप्लाई किया 3 लाख के लिए, 3 लाख का अप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना कि अभी उन्होंने पेमेंट नहीं करी, सिर्फ अप्लाई करा। उसका एप्लीकेशन में सिर्फ कंपनी ने 10 रुपए मांगे पर शेयर से, अप्लाई करा। कंपनी ने उसमें से मांगा अभी तक 2,10,700 रुपए। पेड अप का मतलब होता है पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कि जितना कंपनी ने कॉल करा, दैट हैज बीन पेड बाय पब्लिक, जिसमें से पब्लिक ने जो पे भी कर दिया है। मैं कहता हूं कि पब्लिक ने अभी 700 में से 500 रुपए ही पे करे हैं, तो आया कितना मेरे पास? 500 इंटू 3, दैट इज 1.5 लाख। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ। तो हमें समझ आया कि ऑथराइज्ड मैक्सिमम, इशूड उसका वो पार्ट जो कंपनी ने इशू कर दिया है, सब्सक्राइब्ड इशूड का वो पार्ट जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप, सब्सक्राइब का वो पार्ट जो कंपनी ने मांग लिया है, कॉल्ड अप के बाद पेड अप, जितना मांगा उसमें से जो लोगों ने दे दिया है, दैट इज पेड अप। और लास्ट पार्ट आता है बेटा मेरे पास रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है, अभी मैं आपको डिफरेंस भी करवाऊंगा, डिफरेंस ऑफ रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रिजर्व कैपिटल होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट विल बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। सिर्फ और सिर्फ कंपनी कब मांगेगी? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, उससे पहले नहीं मांगेगी। कंपनी बंद हो रही है और कंपनी को जरूरत पड़ गई और पैसे की, तो ये रिजर्व में उसने डाल के रखी होती है कुछ कैपिटल, वो मांग लेती है। ये बनती कैसे? ये कुछ ऐसे बनती है जैसे कि मान लो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को बोला 1,000 रुपए का शेयर है, लेकिन मैंने अभी तक उनसे 800 रुपए ले रखे हैं, और मैं उनको एक कंडीशन लगाता हूँ कि 200 रुपए मैं तुमसे तभी मांगूंगा जब मुझे जरूरत होगी मेरे वाइंडिंग अप के समय। तो उसे आप बोल देते हो रिजर्व कैपिटल। क्या बोला मैंने? 1,000 रुपए का शेयर था, 800 तुम रिसीव कर चुके हो, 200 रिसीव रहते हैं, तो कंपनी ने एक नोटिफिकेशन दी, एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो 200 रुपए है मैं सिर्फ तभी मांगूंगी जब मुझे वाइंडिंग अप पे जरूरत होगी, तो वो 200 रुपए रिजर्व कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं। सारी कहानी क्लियर है? जल्दी से बताओ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने लिखा भी अगली साइड पे सारा कुछ, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें नोट्स अच्छे लगे, है ना। मैंने सब लिख दिया आराम से एग्जाम्पल के साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। अब आ जाओ रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। देखो रिजर्व कैपिटल मैंने क्या, देखो एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर ये होती है मेन चीज, ये होता है उसका टाइप। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब है टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज रिजर्व। यहां पर भी कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होगा? अ टाइप ऑफ रिजर्व दैट इज कैपिटल। नहीं समझे? ये क्या है? एक रिजर्व का टाइप है, और ये क्या है? एक कैपिटल का टाइप है। तो रिजर्व कैपिटल ऐसी कैपिटल जो तभी मांगेगी कंपनी जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है। कंपनी को जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स इशू करने पे कोई प्रीमियम हुआ, या फिर कोई एसेट बेची तो उसके ऊपर कोई गेन हो गया, तो ये सारे होते हैं आपके कैपिटल प्रॉफिट्स। इनसे जो भी पैसा आता है वो हम साइड टू साइड करके एक रिजर्व बना देते हैं, जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। आओ जल्दी से देखते हैं मीनिंग क्या है। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल रिजर्व टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मैंने वही आपको बोला कि 800 आप मांग चुके हो, 200 मांगने रहते हैं, तो वो अनकॉल्ड हुए। उसका वो पार्ट जो तुम सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही मांगोगे, उसे क्या बोल दोगे तुम? रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। सॉर्टेड है। सोर्स क्या होता है? पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का पार्ट आप कह देते हो कि अब इसको बाद में मांगेंगे। ये क्या होता है? प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट्स में से जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके कैपिटल रिजर्व में आते हैं। क्रिएट कौन करता है? स्पेशल। मैंने आपको कहा था कि इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है। इसके लिए कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये एक रूल है कंपनीज एक्ट का और हर एक को फॉलो करना ही पड़ता है। अराइजेस फ्रॉम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के प्रीमियम ऑन शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा। यूज क्या होता है? ये यूज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये यूज किया जा सकता है कोई भी कैपिटल लॉस हुआ उसको राइट ऑफ कर सकते हो,
और कुछ केस में आप इसको डिविडेंड में भी बांट सकते हो। कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर या फिर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। ठीक है, कैपिटल लॉस बोनस शेयर का मतलब होता है जिसका पहले शेयर उसको एक और दे देना फ्री में। अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग बिजनेस इसकी नहीं होती, इसको सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप पे यूज कर सकते हो, इसको आप ड्यूरिंग द बिजनेस यूज कर सकते हो, बहुत सारे पर्पसेस जो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिए। फिर आता है शोन इन बैलेंस शीट। नहीं सर, इसको क्यों शो करोगे, क्या इसके लिए कोई पैसा आया? बैलेंस शीट में वही चीज चाहती है जिसके लिए पैसा आया हो, तो आप बैलेंस शीट में शो करते हो, इसके लिए तो पैसा आया ही नहीं। इसके लिए तो पैसा आया कि अगर तुमने कोई एसेट गेन पे बेची कि 5,000 वाली चीज 7,000 की बेची तो 2,000 आया ना फालतू, तो इसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा। शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन लायबिलिटी साइड। क्लियर है? जल्दी से बताओ, सारी कहानी क्लियर है? सो आखिरी के 3 टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे, जरूर समझ लेना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कहते हैं कि शेयर इश्यू करने के तरीके 3 होते हैं। पहला तो पब्लिक को आपने कहा कि पब्लिकली कि हमारे कंपनी है, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, ये हमारी सारी जानकारी है, आप हमारे शेयर्स खरीद लो। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, कि अपने जानकारों को प्राइवेटली प्लेस कर देना, जैसे कि प्राइवेट कंपनी सारे के सारे शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करती है कि मैंने कहा मेरे भाई बंधुओं को कि भाई तू खरीद ले यार, भाई तू खरीद ले यार, है ना, इस तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के अलावा किसी और चीज के लिए। जैसे मैंने एक एसी लगवाया, पैसे नहीं थे, मैंने कहा विद्यम की ओनरशिप ले जाए 1%, समझ गए? कैमरा चाहिए था, कैमरा लिया, मैंने कहा आप मेरी ओनरशिप ले जाओ कंपनी की। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 3 तरीके होते हैं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर पब्लिक को दे दो या फिर प्राइवेटली प्लेस कर दो। क्लियर है? अगली टर्म आती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाया। जिन लोग ने तुम्हारी बिजनेस के लिए पसीना बहाया, उसको तुम स्वेट इक्विटी शेयर देते हो डिस्काउंट पे। जनरली शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं होता, एक ही एक्सेप्शन होता है, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, कि जिन लोग ने तुम्हारे बिजनेस के लिए काम किया, तुम्हारे बिजनेस के अंदर बहुत पसीना बहाया, उनको तुम डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकते हो। तो दैट आर माय स्वेट इक्विटी शेयर्स। Sweat equity shares means equity shares issued by the company to its employees or directors at a discount, उनको डिस्काउंट के रूप में, या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि उनसे पैसा लो ही मत, उन्हें कहो कि सर आपने हमारे लिए ये काम किया, ये आप हमारी हिस्सेदारी रख लो। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, उन्होंने कोई नॉलेज प्रोवाइड करी, और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब उन्होंने अपनी नॉलेज हमारे लिए अवेलेबल करी, अपने कनेक्शन हमारे लिए अवेलेबल करे, तो वो चीजें उन्होंने जो मुझे दी, उसके बदले में उनको शेयर्स दे देता हूं। सच शेयर्स, इन शेयर्स को लॉक इन पीरियड होता है कि जिसको भी मैंने शेयर्स दिए वो 3 साल से पहले उसको बेच नहीं सकता है। कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years कॉल्ड लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड होता है कि इतने टाइम से पहले आप इनको बेच नहीं सकते हो। सॉर्टेड है कहानी। फिर आता है लास्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रीलिमिनरी, प्री मतलब पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है ना, कि मतलब भाई अभी फाइनल में जाने से पहले तेरे को प्री देना होगा। जैसे सीएमए फाउंडेशन होता है, ऐसी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी खर्चे हुए, इसके अंदर जैसे कोई बुक्स खरीदना, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खरीदना, या फिर आपके क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो गई, या डायरेक्टर्स को कुछ पैसे देने पड़े, ये सारा कुछ आता है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है सरकार को, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, जितनी ऑथराइज कैपिटल, जितनी कैपिटल आपको ऑथराइज होगी उस हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी और फीस देनी पड़ती है। ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज कैपिटल आया ना, मैंने कहा ना कि जितनी तुम्हें कैपिटल ऑथराइज होगी उस हिसाब से तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ बुक्स, कि कोई प्रीलिमिनरी के लिए बुक्स चाहिए तो वो चाहिए होगी। द फी चार्ज बाय अकाउंटेंट और वैल्यूअर वैल्यूइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि मेरा बिजनेस है विद्यम, आगे पार्टनरशिप फर्म है, जैसे मैं इसको कंपनी रजिस्टर करवाऊंगा तो मुझे एक बंदा चाहिए होगा जिसको मैं बोलूंगा मेरी सारी एसेट्स, मेरी सारी लायबिलिटीज की वैल्यू करो, मेरे को सही वैल्यू बता मेरी कंपनी की, तो दैट इज उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे क्या है मेरे बेटा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। क्लियर हुई कहानी? तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ थ्योरी पे। आई होप आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और बहुत मजेदार लगी होगी, कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, है ना? तो अगर पसंद आया है लेक्चर तो प्लीज लाइक करके जाना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मजा आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक टॉपिक मन में आ गया यार, इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। चलो कोई बात नहीं, कल की क्लास की शुरुआत में बताऊंगा इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस, क्योंकि अब एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर शुरुआत में जानेंगे इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस, फिर हम शुरू कर देंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स किस तरीके से होती है। तो ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो भाई, वहां पे बात करो हमसे, हम एक्टिव रहते हैं, आपसे बात करेंगे, आपको सोल्यूशन देंगे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। दूसरी चीज, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सीयूईटी पूरा का पूरा आना ही एमसीक्यू है, तो क्यों छोड़ रहे हो? जल्दी से जाओ, भाग जाओ, अभी के अभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो।